है मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसी तरह। अभी इधर मैं वो बुक का वो नहीं शेयर करता, जस्ट हम इसी तरह कैलकुलेशंस के कुछ चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। ओपन कर लें उसमें ना, ये एक इसको यूँ समझ लें कि ये हमारी थोड़ी देर की गपशप है। मैं आप लोगों के साथ कोई हिसाब किताब करने आया हूँ और वो हिसाब किताब खत्म करके भी क्लास एंड हो जाएगी। वैसे आज आप लोग रिवाइज ही करेंगे चीज़ें, ठीक है। चलो, 4 ml oil of 2% lignocaine contains how much lignocaine? ठीक है, अब इसने 2% सोल्यूशन ऑफ लिग्नोकेन दिया है, ठीक है, 2% सोल्यूशन ऑफ लिग्नोकेन, जो कितना है 4 ml। अब सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 2% का मतलब क्या है, कितने मिलीग्राम। तो 2% सोल्यूशन का मतलब होता है 2 ग्राम इन 100 ml। 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब क्या होता है 2 ग्राम इन 100 ml। सही है, राइट। 2% सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ 2 ग्राम इन 100 ml। और अगर मैं ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो वो कितना बन जाएगा 2000 मिलीग्राम इन 100 ml। रेफ्यूला के अंदर आप लोगों की डायरेक्टली उसने लिखा हुआ है जी 200 मिलीग्राम, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्चुअली चलें कि 2% का मतलब है 2 ग्राम। सही है, 2 ग्राम इन 100 ml। सही है, अगर हम ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 2000 मिलीग्राम इन 100 ml। सही है। सो 1 ml में कितना होगा, ये तो है 2000 मिलीग्राम इन 100 ml, तो 1 ml में कितना होगा वो 2000 डिवाइडेड बाय 100, तो वो कितना बन जाएगा 20। कितना बन जाएगा 20। अच्छा सर, अगर ये 20 है तो 4 ml में कितना बनेगा, अगर 1 ml में 20 है 4 ml में बनेगा 20 × 4 = 80 मिलीग्राम। हाँ जी, अब मैं ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने लिग्नोकेन वाला बताया, सबको क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी, सबको क्लियर हुआ? कोई ऐसा बंदा जिसको कैलकुलेशन नहीं आती और समझ नहीं आई? सबको सब अच्छा चले, ठीक है। प्लीज जरा अपने हैंड रेज करें किन किन को समझ नहीं आई, सो डैट मुझे आइडिया हो कि किन को समझ नहीं आई। एक सेकेंड, अभी देख लेते हैं। कोई मसला नहीं, हमने आराम से, आज इजी सीन है, आज इजी टॉपिक है, को अभी हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर नम्रा, आप मुझे बताएं कि 2% सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर इसको मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, जनरल हम डॉक्टर्स हैं, वैसे हमारा कैलकुलेशंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतना तो सब सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि 2% का मतलब होता है 2 ग्राम। जितने परसेंट हो उतने ग्राम होते हैं 100 ml में। 2% का मतलब होता है उतने ग्राम इन 100 ml। ये एक ऐसी चीज है कि इसको याद करना है, मतलब ये सबको पता होता है शुरू से ही। मतलब बेसिक जो है वो ये है कि जितनी परसेंटेज दी हो सोल्यूशन के अंदर, सही है, वो होता है जी 2 ग्राम, उतने ग्राम्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। परसेंटेज 100 से आती है ना, परसेंटेज जो होती है वो 100। ठीक है, तो 2 ग्राम इन 100 ml जो है डेट इज बेसिकली 2% सोल्यूशन। इतनी तो समझ आ गई है ना सबको, डॉक्टर नमरा, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर सहर, इतनी समझ आई है? अच्छा, अब मुझे बताएं, आप सब नहीं बताना है कि अगर इसको ग्राम को मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से, क्योंकि मिलीग्राम जो होता है वो 1000 वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं ना, 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, मिलीग्राम। सही है, सो 2 ग्राम का मतलब है 2000 मिलीग्राम। ठीक, अच्छा, अब 1 ml के अंदर, 1 ml के अंदर ये तो था 100 ml में, लेकिन अगर मैं कहूँ 1 ml में कितना होगा? सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 मिलीग्राम है 100 ml में, तो 1 ml में कितना होगा 2000 डिवाइडेड बाई 100। 2000 है इन 100 ml, तो 1 ml में कितना होगा 2000 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना बन जाएगा 20।
सही है। सो 4 ml में कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80, इज इक्वल टू 80। सही, ठीक है। चलो, फिर भी नहीं समझ आ रही तो मैं कैलकुलेशन ये करके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगला है जी, एच बी जो है वो 10 है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 90 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 60 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कितना आएगा। ठीक है, एच बी जो है उसने 10 दे दी है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% दे दी है। अब ये इन एमसीक्यूज में ना एज सच कैलकुलेशन वाला कभी आता है, ये नहीं है कि हर दफ़ा कैलकुलेशन आनी है। सो इसको इतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी तू ये डिमांड करता। ठीक है, मैंने इसीलिए बोल दिया था कि आज रिवीजन डे है, आज एज सच कोई टॉपिक नहीं है, आपने पुरानी चीज़ों को अभी तक क्लियर करना है। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीजन कंटेंट निकालना है इसमें आपने कि ऑक्सीजन कंटेंट कितना होता है। तो ऑक्सीजन कंटेंट का फॉर्मूला उसने लिख दिया है। ठीक है, आपको फॉर्मूला दे दिया ऑक्सीजन कंटेंट का, डेट इज बेसिकली एच बी ग्राम पर डेसीलीटर इंटू 1.34 इंटू सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 0.003। तो ये उसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने याद करना है ऑक्सीजन कंटेंट का। ठीक है, सेकेंडली एक और फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज का, वो कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड होता है। सो ऑक्सीजन कंटेंट का फॉर्मूला में आप वैल्यूज लगाएंगे, कन्वर्ट करेंगे 90% को, वो 0.9 बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन कंटेंट वाले इसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12.24। इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है वो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जो याद करने वाली चीज़ है वो सिर्फ फॉर्मूला है। पहले कभी ये वर्ड सुना है ऑक्सीजन कंटेंट? पहले कभी ये वर्ड सुना हुआ है ऑक्सीजन कंटेंट? प्लीज टेल मी, पहले कभी नहीं सुना हुआ? एक सेकेंड जी, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। मैं मुझे एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने शायद ये रेस्पिरेटरी टॉपिक में आपको पढ़ाया था ऑक्सीजन कंटेंट, जहाँ तक मुझे याद आता है कि रेस्पिरेशन के अंदर आप लोगों को मैंने करवाया था, डबल ए में करवाया था। हाँ वे ना, कंटेंट का मतलब क्या होता है? पल्मों की थ्योरी में करवाया था। हाँ एग्जैक्टली, कंटेंट का मतलब क्या होता है? नहीं जी, 7:30 बजे क्लास नहीं होगी, अभी होगी, और अभी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बस अभी डिस्कस हो जाएंगे तो फिर दोबारा कैलकुलेशंस हमने करनी है। कंटेंट का मतलब होता है अमाउंट। तो ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, टिपिकली अगर मैं बात करूं कि कितने ब्लड के अंदर, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर जितनी ऑक्सीजन की मिकदार होती है उसे कहते हैं ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, दिस इज बेसिकली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज का फार्मूला जो है वो इसने दे दिया। ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज का क्या होता है? दैट इज कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। हमने ऑक्सीजन वगैरह जो है ये उसमें रेस्पिरेशन में पढ़ी थी। ठीक है,
लेकिन वो हमने पढ़ा था बेसिकली सेचुरेशन वगैरह और उसकी सारी चीज़ें पढ़ी थी ऑक्सीजन वाली। हमने ये नहीं पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमने पढ़ा था लेकिन उसमें ऑक्सीजन कंटेंट नहीं पढ़ा था। मैंने वही कंफर्म करने के लिए मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। मैंने ऑक्सीजन कंटेंट आपको पढ़ाया था, उसमें हमने ऑक्सीजन कंटेंट नहीं पढ़ा था। उसमें हमने थ्योरी के अंदर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ा था। सही है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है टिश्यूज में। ठीक। सो मैं कुछ चीज़ें आपको फिर दोबारा पढ़ा देता हूँ ताकि आपको दोबारा वो रिवाइज हो जाए। मेरी कुछ कुछ बातें अब आप लोग गौर से सुन लें, जो ऑक्सीजन कंटेंट के हवाले से कुछ बातें आप लोग गौर से सुन लें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होती है, ये तो पता है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होती है, सबको पता है ना। सही है। सो ऑक्सीजन जो होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज से लंग्स में। सही है। सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होती है वो एचबी की फॉर्म में होती है। 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। सही है। सो 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। और जो माइनर फॉर्म है वो डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा में होती है। सही है। और ये जो थोड़ी सी ऑक्सीजन होती है जो डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा में होती है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए ब्लड में। ठीक है। सही है। एक बंदा है जिसपे मैं 100 ml ऑफ ब्लड लेता हूँ तो उसमें एच कितना होगा, उसमें एच जो होगा वो होगा 15 ग्राम। नॉर्मली जो एच होती है वो 14 पॉइंट समथिंग होती है, यानी 15 ग्राम नॉर्मल बंदे में होती है। ये एक वैल्यू जो है डेट इज कह लें कि कांस्टेंट वैल्यू, ये पता होनी चाहिए कि हेल्दी पर्सन में अगर 100 ml ब्लड ले तो उसमें 15 ग्राम एच होगी। सही है। सो अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम ऑफ एच 1 ग्राम ऑफ एच कितना कैरी करेगी ऑक्सीजन। ठीक है। 15 ग्राम 100 ml। सो 1 ग्राम में कितना होगा, इन 1 ग्राम कितना होगा। 15 ग्राम में 100 ml है तो 1 ग्राम में कितना होगा, प्लीज टेल मी 1 ग्राम में कितना होगा। 1 ग्राम ऑफ एच में कितना होगा, कितने ml ऑफ ऑक्सीजन होगा। नहीं नहीं नहीं, 100 ml में बेसिकली ये दो बातें हैं। ठीक है। दो बातें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि हेल्दी पर्सन है उसने 100 ml ऑफ ब्लड लिया। सही है। तो उसमें 15 ग्राम ऑफ एच 15 ग्राम ऑफ एच है। ठीक है। अच्छा। अब हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सबने जो कैलकुलेट किया ठीक है। अब 100 ml एक कांस्टेंट वैल्यू आपने एक याद कर ली 15 ग्राम, कि 100 ml में 15 ग्राम ऑफ एच होता है। अब आप लोगों ने एक और कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी है कि अगर 1 ग्राम ऑफ एच की मैं बात करूं, 1 ग्राम ऑफ एच में कितने ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। 100 ml ऑफ ब्लड में इस तरह नहीं आपको समझ आएगी। ये है 100 ml ऑफ ब्लड, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना वो होती है 15 ग्राम। अब इसमें से हीमोग्लोबिन मैं ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इसमें से निकाल लेता हूँ। इस 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, ये अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर होती है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो सिंपल 15 को आप जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 से, तो आपका ऑक्सीजन कैरिड इन 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो आ जाएगा, डेट इज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक है। कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, डेट इज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। ठीक। सो इधर आपको जिस तरह उसने HB10 दे दिया है, मैं 15 के साथ आपको भी करके बता रहा था। HB10 दे दी है तो HB10 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी HB आपकी 10 है। ठीक है। तो उसमें आप HB प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 1.34 मल्टीप्लाई विद सेचुरेशन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई विद 0.03। सही है। तो वो आपकी जो वैल्यू है वो 12 या 13 के अराउंड आ जाएगी। सही। कैलकुलेशंस आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। कैलकुलेशंस को सिर्फ एक नज़र देखना है कि यार ये इस तरह का एक फार्मूला आता है, बस उसको देख लेना। ये एक फार्मूला आता है उसको देख लेना, सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं करना। ये इसमें हार्डली 4 से 5 फार्मूलाज हैं जो करने वाले हैं।
मीडियन कैलकुलेट करना। मीडियन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप इन सारों को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 20 25 25 25 30 35 40 40। सही है, सेंटर वाली दो वैल्यूज लेके डिवाइड बाय 2 कर दो तो वो हो जाएगा 27.5। लेकिन अगर ये 7 वैल्यूज होती, अगर ये 7 वैल्यूज होती तो 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे, जो सेंटर वाली वैल्यू होती वो होती मीन, मीडियन, सॉरी मीडियन। सही है, सो मीडियन इज मिडल वैल्यू, जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। डन। अच्छा, उसके बाद बीन के अलावा एक चीज आ जाती है जी, मोड। मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो क्या होता है? मोड। ठीक है, अच्छा, मीडियन आ गया, मोड आ गया। इसके अलावा एक चीज आ जाती है जी, मीन। हाउ यू कैन कैलकुलेट द मीन? मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 वैल्यूज दी हैं, उनको प्लस करो और डिवाइड कर दो जितनी वैल्यूज दी हैं 10। सो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल, दैट इज मीन मोड मीडियन। वी आर डन विद मीन मोड मीडियन। अच्छा, उसके बाद जी फॉर्मूला है जी, यूरिनरी कंसंट्रेशन 100 है, यूरिन फ्लो रेट 2 है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 है, तो क्लियरेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है जी यू वी ओवर पी। सही है, मोड जो होता है वो होता है रिपीटेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 15 10 20 ये वैल्यूज दी हैं, तो उसमें जो 10 है जो रिपीट हो रहा है, 2 दफा आया है, वो आपका मोड होगा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज मोड। मीन जो होता है वो सारों को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, और मीडियन जो होता है वो मिडल वैल्यू होती है। अगर मिडल वैल्यू कोई भी ना बन रही हो तो सेंटर वाली दो वैल्यूज को डिवाइड कर दो 2 से। अगर एक से ज्यादा हो तो उसमें एक से ज्यादा आपने बता देने, इसमें कौन सी बात है? ठीक, चलो। हाँ जी, ठीक है। कैलकुलेट क्लियरेंस वेयर यूरिनरी फ्लो रेट इज, वो इसमें आप 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10, तो वो 20 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, यूवी ओवर पी होता है। सही है, जो यूरिनरी कंसंट्रेशन होती है वो यू होगा, जो यूरिन फ्लो रेट है वो वी होगा, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो पी होगा। यूरिन कंसंट्रेशन यू, यूरिन फ्लो रेट वी, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन पी। डन। फिफ्थ पॉइंट भी उसी से ही कैलकुलेट हो रहा है, यूरिन फ्लो रेट वगैरह दे दिया। अच्छा, कैलकुलेट द जीएफआर। सही है, उसने कहा है जी जीएफआर को कैलकुलेट करो जब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 60 है, वुमेन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 12 है, कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो 30 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज उसने दे के उसका जीएफआर मेजर करने के लिए दे दिया। सो आप लोगों को जीएफआर का फॉर्मूला आता है? जीएफआर का फॉर्मूला आता है? यार प्लीज, मतलब 70 लोगों की क्लास है और किसी को जीएफआर का फॉर्मूला नहीं आता? क्या होता है जीएफआर का फॉर्मूला? जीएफआर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज जीएफआर? जीएफआर होता क्या? नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर तो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा?
मैं आपको बहुत ही सादा लफ्ज़ों में इसका बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है इतनी बार मैंने इसका बताया हुआ है कि व्हाट इज़ जीएफआर, अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी जीएफआर इज दैट वैल्यू जो बताती है कि फिल्ट्रेशन कितनी होगी, यानी कितनी फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, अब जीएफआर को देखने के लिए हमें स्टार्लिंग फोर्सेस को देखना होता है। जीएफआर को देखने के लिए हमें किसको देखना होता है? स्टार्लिंग फोर्सेस को। सो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि सारी ब्लड वेसल्स इनको एंडोथेलियम लाइन कर रही होती है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड वेसल है ना, कैपिलरी है, टफ टफ कैपिलरीज होता है। तो उसको जो लाइन करेंगे वो कौन से करेंगे? एंडोथेलियल सेल्स। और एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान क्या होते हैं? स्पेसेस होती हैं, फिनेस्ट्रेशंस होती हैं। सही है। और उनके नीचे, एंडोथेलियम के नीचे, वो जो ग्लोमेरुलस है उसके नीचे एक कैप्सूल होता है, इसे कहते हैं बाउल शेप, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये अगर ग्लोमेरुलस है और इसके नीचे बोमेन्स कैप्सूल होगा। ठीक है, अब जनाब होगा क्या कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है ना, उसके अंदर एक फोर्स होती है, उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर। सही है। अब इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों कहते हैं? इमेजिन करो एक टैंक में वाटर है और आप उसमें होल कर दो। मैंने ये एग्जांपल शायद आज मैं दूसरी तीसरी दफ़ा इस सेशन के साथ जो है वो दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल, टैंक में आप पानी डालो और उसमें एक होल कर दो, तो वो जो पानी वहाँ पे स्टैटिक पड़ा होगा वो उस वॉल पे प्रेशर डालेगा। सही है, एक्वेरियम की एग्जांपल मैंने दी थी, एक्वेरियम। सही है, तो वो वॉल पे प्रेशर डालेगा। ठीक है, तो ये कौन प्रेशर डाल रहा है? वाटर प्रेशर डाल रहा है। वाटर प्रेशर डाल रहा है ना, तो इस वजह से इसको कहेंगे, और वो वाटर जो है स्टैटिक पड़ा हुआ था, इस वजह से इसको कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो सारा का सारा टाइम जो प्लाज्मा होता है ना कैपिलरीज के अंदर, सही है, वो बाहर आना शुरू होना, वो बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है, इस वजह से उसको कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या पीसी। सही है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या पीसी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो इधर उसने 60 दिया हुआ है, जो इधर उसने 60 दिया हुआ है, राइट, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो इधर उसने 60 दिया हुआ है। डन, इतनी बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद एक और प्रेशर होता है, एक और प्रेशर होता है कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी के अंदर एक चीज पड़ी होती है, उसे कहते हैं एल्ब्यूमिन, प्रोटीन। ठीक है, तो जब कैपिलरीज के अंदर एल्ब्यूमिन पड़ी होगी, तो एल्ब्यूमिन जो होती है वो क्या करती है? एक्ट एज ए स्पंज। बर्तन धोने के लिए आप लोग स्पंज यूज करते हैं ना, बर्तन धोए हुए हैं ना सबने? सबने बर्तन धोते हुए देखा है ना? सबको देखा तो होगा, अगर नहीं भी धोए हुए तो देखा जरूर होगा। तो एक स्पंज यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए, राइट? सही है, तो एल्ब्यूमिन जो होती है वो एज ए स्पंज एक्ट करती है। सही है, तो एल्ब्यूमिन क्या करेगी? इट ऑल द टाइम वांट्स टू कीप द फ्लूइड टुवर्ड्स इटसेल्फ। सारा का सारा टाइम वो पानी को अपनी तरफ खींचने की, जो स्पंज होता है ना वो पानी को अब्जॉर्ब करता है। सही है, वो पानी को अपने आप से दूर नहीं जाने देता। सो अगर जितना ज्यादा जितना ज्यादा एल्ब्यूमिन होगा, जितना ज्यादा प्रोटीन होगा कैपिलरी के अंदर, उतना ज्यादा फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं जाएगा, उतना वो फ्लूइड को अपने पास रखेगा, राइट? सही है। सो ये बेसिकली क्या चीज है? ये ऐसी चीज है जो फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देती। अगर फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा तो क्या उसकी फिल्ट्रेशन होगी? नो, देयर विल बी नो फिल्ट्रेशन। सो इट इज अपोजिंग फोर्स। सही है, सो ये है कैपिलरी ऑनक्वाटिक प्रेशर जो इधर उसने दिया हुआ है 30 मिलीमीटर एच डी, 30 मिलीमीटर एच डी, 30 मिलीमीटर एच डी। सही है। अच्छा, अब जनाब, जिस तरह कैपिलरी के अंदर फ्लूइड था उस तरह बोमेन्स कैप्सूल के अंदर भी फ्लूइड होता है, लेकिन ये जो फ्लूइड है ये कैपिलरी के अंदर जाने की हमेशा कोशिश करता है। इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये भी फिल्ट्रेशन के अपोजिंग फोर्स होगी, क्योंकि ये जो है ये भी कैपिलरी के अंदर जाना चाहेगा ना, तो ये भी फिल्ट्रेशन की अपोजिंग फोर्स होगी। इसकी वैल्यू होती है 18। इधर उसने जो है इसकी वैल्यू बोमेन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की 12 दी हुई है, वैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू 18 होती है। सही है। अच्छा, शुक्र है
देयर आर नो प्लाज्मा प्रोटीन्स इन बोमन कैप्सूल। नॉर्मली बोमन्स कैप्सूल में कोई प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, इसलिए बोमन्स कैप्सूल का जो प्रेशर होता है, बोमन्स कैप्सूल ऑनकोटिक प्रेशर वो जीरो कंसिडर किया जाता है। सो फिल्ट्रेशन होनी है या नहीं होनी, ये डिपेंड करता है पॉजिटिव प्रेशर्स और नेगेटिव प्रेशर्स। सही है। सो आपने याद रखना है कि पॉजिटिव प्रेशर्स माइनस नेगेटिव प्रेशर्स इज इक्वल टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, GFR। बेसिकली ये जो पूरी राम सीता की कहानी मैंने सुनाई है, वो सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए। अगर आप लोगों में से कोई एक भी मुझे ये आंसर कर देता, फॉर्मूला लिखने के बजाय सिर्फ ये लिख देता कि फेवरिंग फोर्सेस माइनस अपोजिंग फोर्सेस इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन, तो मैं बड़ा खुश होता कि यार सब ने बिल्कुल बेहतरीन जो चीज़ मैं चाह रहा था वो बताई है। फेवरिंग फोर्सेस यानी वो फोर्सेस जो फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, वो फेवरिंग फोर्सेस होती हैं। और वो फोर्सेस जो फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर धकेलती हैं, वो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि फ्लूइड को बाहर निकालने वाली फोर्स कौन सी थी? जब हमने वो टैंक इन होल इन टैंक किया, तो वो कौन सी फोर्स थी? हाइड्रो। कौन सी? कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या बोमन्स कैप्सूल का? कैपिलरी का। कैपिलरी का। सो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, प्लस और कोई फेवरिंग फोर्स है? हाँ, अगर वुमेन्स कैप्सूल में ऑनकोटिक प्रेशर होता तो वो भी फेवरिंग फोर्स होता, वो भी कहता कि वो भी कहता वो वैसे वो जीरो होता है, लेकिन अगर वो होता तो वो भी। सो अगर मैं कहूँ कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय PC प्लस पाई बी, यानी पाई जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर के लिए यूज होता है, पाई बी इज ऑनकोटिक प्रेशर दैट इज यूजुअली जीरो, माइनस। अब अपोजिंग फोर्सेस कौन सी हैं? वुमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वुमेन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर, PB प्लस पाई सी। सो इधर ये देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप जो मैंने बताया है उस फॉर्मूले से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। सही है। सो इसमें आप देखें, आपके पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आ गया? कैपिलरीज का 60। तो अब 60 में वुमेन्स का हाइड्रोस्टैटिक, वुमेन्स का ऑनकोटिक प्रेशर इसने दिया हुआ नहीं दिया हुआ? सही है। सो वुमेन्स का ऑनकोटिक प्रेशर उसने कहा जी कि आप वो जीरो कंसिडर कर लो, ठीक है। वुमेन्स का हाइड्रोस्टैटिक, वुमेन्स का ऑनकोटिक प्रेशर जीरो कंसिडर कर लो। फिर वुमेन्स का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना दिया? 12। कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर कितना दिया? 30। सो 30 प्लस 12 कितना हो गया? 42। और ग्लोमेरुलर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना? 60। तो 60 माइनस 42 कितना होगा? 60 माइनस 42 कितना होगा? 18। सही है। सो इस फॉर्मूले को जिस तरह मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है ना, आप वैसे कर लें। ये जो इधर इसने माइनस माइनस करके अजीब सा लिखा है ना, इसको इससे कंफ्यूज ना करें। जिस तरह मैंने बताया है ना, उस तरह फॉर्मूला लिख लें, आपका जवाब सेम आएगा और सारा कुछ बेहतरीन होगा। ठीक, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। ठीक है, नहीं तो आप लोग लिख ले, मैं लिखवा देता हूँ। PC यानी कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस पाई बी, वुमेन्स का ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, जो जीरो होता है, माइनस वुमेन्स का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर। फेवरिंग फोर्सेस माइनस अपोजिंग फोर्सेस। डन सर, मैं अभी इसके पिक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, वैल्यूज जो भी हो आप लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। डन। डन। चलो, रिगार्डिंग एल्व्यूलर वेंटिलेशन, इसमें क्या होता है? एल्व्यूलर वेंटिलेशन में क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। ये एल्व्यूलर वेंटिलेशन का जो ये जी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आप लोग अभी मेरे ख्याल से पिछले पे ही अड़े हुए हैं। ये डॉक्टर जकिया आपने बताना है मुझे, ठीक है, आपने मुझे बताना है। रुके जरा, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि जितनी ज़्यादा
जितनी ज़्यादा प्रोटीन जितनी ज़्यादा प्रोटीन ब्लड वेसल के अंदर होगी, उतना ज़्यादा फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। बस इतनी पहले बात ये ज़हन में रखिए कि जितना बाहर जाएगा उतनी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। अब मुझे बताएं, अच्छा तो ये फेवरिंग फोर्स है या अपोजिंग फोर्स है? कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर, स्पंज की एग्जांपल माइंड में लाए। अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या होगा? ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा? प्रोटीन होगी। जितनी प्रोटीन होगी, यानी इसके अंदर मैंने छोटे छोटे स्पंज रख दिए, तो जितने ज्यादा स्पंज होंगे उतना ज्यादा वो पानी को अंदर खींचेंगे, बाहर नहीं खींचेंगे, अंदर खींचेंगे। सो ये क्या है? ये ब्लड वेसल के अंदर लाने वाली फोर्स है। आप लोगों को ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट? चलो मैं दोबारा से समझाता हूँ। देर आर फोर फोर्सेस, वन इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, one is capillary oncotic pressure, one is Bowman's capsule hydrostatic pressure, one is Bowman's capsule oncotic pressure। अब आपको समझ आएगी, अब गौर से सुनिए मेरी बात। ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है Bowman's capsule। जितना ज्यादा फ्लूइड ग्लोमेरुलस से यानी कैपिलरी से निकल के बाहर आएगा, ठीक है, जितना ज्यादा बाहर आएगा Bowman's capsule की तरफ, उतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी, उतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। फ्लूइड कैपिलरी से निकल के Bowman's कैप्सूल में जितना ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। अच्छा, सो पहली बात तो ये कि Bowman's कैप्सूल में फ्लूइड आना है, तो अगर मैं कहूं कि Bowman's कैप्सूल के फ्लूइड का प्रेशर, ठीक है, Bowman's कैप्सूल के फ्लूइड का प्रेशर, सही है, तो वो क्या होगा? Bowman's कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कैपिलरी या फ्लूइड का प्रेशर, वो क्या होगा? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और कैपिलरी के अंदर जो स्पंज होते हैं उनका प्रेशर तो होगा कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर। Bowman's कैप्सूल के अंदर जो स्पंज होते हैं उनका जो प्रेशर होगा वो होगा Bowman's कैप्सूल ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई सबको कि दो दो प्रेशर्स होते हैं। अब जो चीज आपने समझनी है ना, यहाँ पे याद रखना है कि अगर प्रोटीन होगी दोनों में, Bowman's कैप्सूल में ज्यादा होगी या ब्लड वेसल में, ये ब्लड वेसल है, ये कैप्सूल है, ठीक है। लेट मी शो यू इन दिस वे। ये Bowman's कैप्सूल है और ये ब्लड वेसल है। इन दोनों में जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी उतना फ्लूइड इनके अंदर रहेगा। बात समझ आई? जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी, प्रोटीन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ऑनकोटिक प्रेशर, उतना फ्लूइड इनके अंदर रहेगा। डन। और जितना ज्यादा इनके अंदर वाटर होगा उतना वाटर बाहर आएगा, सही है। सो जितना ज्यादा इनके अंदर वाटर होगा उतना ज्यादा वाटर इनसे बाहर आएगा, ठीक है। अब हमें वाटर तो Bowman's कैप्सूल में चाहिए ना, लेकिन अगर Bowman's कैप्सूल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, यानी वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये क्या हुआ? Bowman's कैप्सूल से अगर इसके अंदर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये इसको ओपन करके इससे निकलना शुरू हो जाता है, तो Bowman's कैप्सूल में वाटर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अपोजिंग फोर्स है, ये तो Bowman's कैप्सूल से पानी को बाहर निकाल रहा है, लेकिन कैपिलरी के अंदर अगर पानी बहुत ज्यादा है, उसका हाइड्रोस्टैटिक बहुत ज्यादा है, सही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर निकालेगा, सही है। तो वो क्या होगा? फेवरिंग फोर्स होगा, वो फेवरिंग फोर्स होगा। अब ऑनकोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो अगर Bowman's कैप्सूल के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर होता तो वो फेवरिंग फोर्स होता, वो पानी को अंदर खींचता। लेकिन अगर इसके अंदर ऑनकोटिक प्रेशर है तो वो पानी को बाहर नहीं जाने देगा, सही है, तो ये अपोजिंग फोर्स होगा, सही है। अब मैंने इससे ज्यादा, मेरा ख्याल है कि सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। अगर अभी भी नहीं समझ आई तो यू हैव टू री वॉच माई किडनी वाला टॉपिक, ठीक है। किडनी वाला जो टॉपिक है वो दोबारा आपको सुनना पड़ेगा। डन। अच्छा, देखिए ना, अब इसमें कैलकुलेशन में तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वही हैं जो मुझे, मैं आसान इसलिए कह रहा था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आती होंगी, क्योंकि सिस्टम्स तो आप सब ने मेरे साथ किए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं किए, लेकिन मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज़ें अब आ गई होंगी, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें भूल भी जाती हैं, ठीक है यार। ये एग्जाम में ही चीज़ें आई हुई हैं,
ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम के अंदर चीजें आई हुई हैं, ठीक है, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये जी अगला सारा अल्वियोलर वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट है। अगले 4 पॉइंट्स जो है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन के, ठीक। इसको चलो जी कॉन्सेप्ट वाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज एल्वियोलर वेंटिलेशन, व्हाट इज माइनट वेंटिलेशन, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली दिस होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट इज वेंटिलेशन, व्हाट इज वेंटिलेशन, अमाउंट ऑफ एयर। सर अब मैं बिल्कुल आपको इस तरह पढ़ा रहा हूँ जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि मुझे फिर दोबारा वही इसमें भी आपको बेस से ही पढ़ाना है। अमाउंट ऑफ एयर गोइंग इनटू द लंग्स फॉर गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन। जितनी हवा की मिकदार लंग्स में जा रही है गैस एक्सचेंज के लिए उसे कहते हैं वेंटिलेशन। सर व्हाट इज परफ्यूजन, हवा की जगह जितना ब्लड लंग्स में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन उसे कहेंगे परफ्यूजन। सो फर्क पता चला, व्हाट इज वेंटिलेशन एंड व्हाट इज परफ्यूजन, सही। सो अगर हवा जा रही है लंग्स में गैस एक्सचेंज के लिए तो वो वेंटिलेशन, अगर ब्लड जा रहा है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन तो वो होगा परफ्यूजन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर एच डी, 760 मिलीमीटर एच डी, ठीक है। सारी की सारी जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर ऑफ 760, सही है। तो अब अगर मैं जितनी भी परसेंटेज होगी उस गैस की उसको अगर मैं चेक करूं कि वो कितनी कितनी होती है, सो नाइट्रोजन की परसेंटेज जो होती है वो 79 होती है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है, सही है। सो 79 + 21 इज इक्वल टू 100। तो अगर मैं हमारी हवा में देखूँ तो 21% ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन है, सही है। सो अगर फ्रैक्शनल कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन देखना हो तो फ्रैक्शनल कंटेंट ऑक्सीजन का कितना होगा, तो वो 21% को अगर मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 21 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.21 होगा, ठीक है। अब ये तो मैंने कंपोजिशन देखी ना कि कितनी उसकी मिकदार होती है। अगर मैंने उसका पार्शियल प्रेशर देखना है तो जितनी उसकी फ्रैक्शनल कंटेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का 0.21 है तो अगर मैं 0.21 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इंडिविजुअल प्रेशर आ जाएगा इसका। जिस तरह 0.21 को अगर 760 से मल्टीप्लाई करें तो 160 बनता है। सो 160 इज ए प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बाकी 160 जो है अगर ऑक्सीजन का है तो बाकी कितना बचा 760 में से, अगर 160 इसका है तो बाकी 600 बचा, 600 नाइट्रोजन का प्रेशर होता, 600 नाइट्रोजन का प्रेशर होता। बेस समझ आई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया, आगे आओ, सही है। ये एक फॉर्मूले के पीछे अब मुझे आपको पूरी उसकी फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दोबारा से देना पड़ रहा है। अच्छा, अब जब भी ऑक्सीजन जो है वो टच करेगी वाटर को तो क्या बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे। वाटर वेपर्स जब बनेंगे तो वो क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो क्या करेगा, फॉल करेगा, सही है। जब भी ऑक्सीजन जो है वो वाटर वेपर्स के साथ इन टच होती है, इन कांटेक्ट होती है, सही है, तो वाटर वेपर जो है वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेंगे। सो जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल करेगा। ये एक बेसिक रूल है। क्या कहते हैं, मैं अगर मैं कहूँ कि यार आप लोगों ने तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, जस्ट लाइक दैट, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पानी फेरा जाता है तो ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। whenever oxygen comes in contact with water, water vapors will dissolve oxygen, so partial pressure of oxygen will fall। सारों को ये बात क्लियर है, अभी बता दो ताकि बाद में कोई फिर ना कहे कि सर अभी तो समझ नहीं आई। अच्छा, अच्छा, अब इसको मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा आपकी मेडिकल फील्ड में, इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने बेसिक जनरल नेचर का कॉन्सेप्ट बताया। इन्वायरमेंटल एयर जो होती है वो क्या होती है, हॉट होती है, सही है। इन्वायरमेंटल एयर जो होती है वो हॉट होती है।
जब भी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मैं फॉर एग्जांपल अगर सांस लेता हूँ तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, सही है। तो जब भी हम इंस्पायर करते हैं एनवायरनमेंट से एयर के अंदर, तो कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं। जब कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स उसके अंदर आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो उस वार्म एयर को ह्यूमिडिफाई कर देंगे, सही है। सो जब भी ऑक्सीजन इंस्पायर करते हैं, इसे कंडीशनिंग ऑफ एयर कहते हैं, ठीक है। जब भी हम ऑक्सीजन इंस्पायर करते हैं, सही है, सो उसका प्रेशर जो है वो क्या होता है, फॉल डाउन कर देता है जब भी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या है, वाटर वेपर्स। डन। ये अब मैंने आपकी मेडिकली आपको समझाया कि ऑक्सीजन का प्रेशर फॉल क्यों करता है। अच्छा, अभी 2 मिनट में आपको पता चल जाता है कि मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूँ। इन्वायरमेंटल एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, अभी मैंने आपको काउंट करके बताया, 160 हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया बताया मैंने आपको। सर इंस्पायर्ड एयर में वो कितना कम हो जाता है, जो PO2 होता है वो होता है एनवायरनमेंट में, जो PiO2 होता है वो होता है इंस्पायर्ड एयर में, वो 10 मिलीमीटर एचजी कम हो जाता है, वो होता है 150 मिलीमीटर एचजी, सही है। अच्छा, अब मजीद उसको नीचे ले जाए, गुब्बारों के अंदर वो जो एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर और ज्यादा वाटर होगा, और ज्यादा ह्यूमिडिफिकेशन होगी, तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को और ज्यादा क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा, बताओ आप लोग। एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए, मजीद कम होना चाहिए। सो वो मजीद कम कितना हो जाता है, मजीद कम कितना हो जाता है, 104 मिलीमीटर एचजी, 104 मिलीमीटर एचजी। समझ आई? PiO2, PaO2 और PO2, समझ आई ये बातें। अच्छा, अभी आपको अगले अगले जो MCQs हैं उनमें समझ आ जाएगी कि व्हाई आई टॉट यू ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जिसको नहीं समझ आई फिर अल्लाह मालिक है, अब और मैं क्या कर सकता हूँ, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती, इस कॉन्सेप्ट की। अच्छा, ठीक है, जिनको नहीं समझ आई मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है। जिनको समझ आ गई है गुड टू गो। अब जनाब, अब जनाब, PiO2 को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, PaO2 को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अगर वो हमें अभी इधर कैलकुलेशंस में आता है तो हम कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला वो पूछेगा तो हम कर लेंगे। फिलहाल आगे आए, फिलहाल आगे आ जाए। अभी जब फॉर्मूला उसमें बताऊंगा तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। वेंटिलेशन क्या था, वेंटिलेशन क्या था, अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स फॉर गैसोस एक्सचेंज। अगर पर मिनट एयर एंटर हो लंग्स में तो उसे क्या कहेंगे, मिनट वेंटिलेशन, सही है। वेंटिलेशन नॉर्मल क्या है, जितनी हवा लंग्स में जा रही है वो वेंटिलेशन है, लेकिन अगर पर मिनट जितनी हवा लंग्स में जा रही है वो है मिनट वेंटिलेशन, वो है मिनट वेंटिलेशन, ठीक है। सर ये मिनट वेंटिलेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, नॉर्मली जो मैं सांस लेता हूँ और सांस बाहर निकालता हूँ, ये हो गया मेरा नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल टाइड बनती है। सो अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स पर मिनट, सो पर मिनट के लिए हम क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्पिरेटरी रेट से, तो वो आ जाएगा आपका 500 ml मल्टीप्लाई बाय 12। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है 12 तक ना, तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है 500 ml, सो 500 ml मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 लीटर। सो मिनट वेंटिलेशन जो होता है वो कितना होता है 6 लीटर। समझ आई है या अगली भी समझ गई? इधर तक मुझे प्लीज बताओ समझ आ गई? That was very 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 difficult, ठीक है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने क्लास ले ली, पहले मैंने सोचा मैं रिकॉर्डेड क्लास शेयर कर देता हूँ बच्चों के साथ, ये चीजें तो आती ही होंगी उनको, मैं कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पेपर तक सारी चीजें आ जाएंगी, कोई बात, सही है। पेपर तक आ जाएंगे ना, इस क्लास के बाद तो जब उठोगे तब तो आती होंगी ना। अब जनाब, हर मिनट जो होता है वो 6 लीटर ऑफ एयर, 6 लीटर ऑफ एयर जो होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर कर रही होती है। हर मिनट में कितनी एयर इंटर कर रही है, 6 लीटर ऑफ एयर, जिसे कहते हैं मिनट वेंटिलेशन। बट कभी आपने सोचा है कि उस 6 लीटर में से एल्वुलाई में कितनी जाती है, कभी सोचा है?
कभी सोचा कि उस 6 लीटर में से एल्वेलाई में कितनी जाती है? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एल्व्यूलर वेंटिलेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और एल्व्यूलर वेंटिलेशन को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो टाइडल वॉल्यूम का कितना कितना हिस्सा, अब कॉन्सेप्ट लेना है मेरा, सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेना। हम नॉर्मल वैल्यू ले रहे हैं ना रेस्पिरेटरी रेट की। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि टाइडल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझना है। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है? दैट इज टाइडल वॉल्यूम। वो कितनी होती है? 500 ml, 500 ml। उस 500 ml में से डेड स्पेस के अंदर, अच्छा ये देखो, इस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से समझो। नाक, नाक के बाद ये पीछे जितना भी रेस्पिरेटरी ट्री है, यहाँ से गुजरते 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 नीचे एल्वेलाई तक जाता है। सो ये जो ऊपर वाला सारा हिस्सा है वो कंडक्टिंग जोन होता है। जो जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो रही होती वो क्या होता है? कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या होता है? 500 ml में से 150 ml उधर ही ज़ाया हो जाता है। एयर जो है 150 ml कंडक्टिंग जोन में, कंडीशनिंग में ही ज़ाया हो जाती है। सो इसे कहते हैं डेड स्पेस वेंटिलेशन। डेड स्पेस, उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है, वो डेथ हो गई। सो उस 500 में से अगर 150 को माइनस कर दें तो पीछे बचता है 350। जो 350 ml है वो एल्वेलाई में पहुंचता है, और उसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एल्वेलाई, वॉल्यूम ऑफ एयर रीचिंग द एल्वेलाई। अब वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर रीचिंग द एल्वेलाई है उसको अगर रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई करें, यानी 350 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो वो बनता है 4 लीटर्स। सो दैट इज एल्व्यूलर वेंटिलेशन, VA। सो मिनट वेंटिलेशन जो है वो 6 लीटर है, उसमें एल्व्यूलर वेंटिलेशन जो है वो 4 लीटर है। सो 2 लीटर जो है वो क्या है? डेड स्पेस वेंटिलेशन, VD। सो आपको ये बात क्लियर रखनी है कि 6 लीटर में से VA जो होता है वो 4 लीटर होता है, और 2 लीटर जो होता है वो डेड स्पेस, VD होता है। समझ आ गई ये बात? समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं डेड स्पेस वेंटिलेशन का फॉर्मूला बताऊं, तो डेड स्पेस वेंटिलेशन का फॉर्मूला जो होता है इधर उसने दिया हुआ है। हाँ जी, दिया हुआ है। डेड स्पेस वेंटिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी टाइडल वॉल्यूम। डेड स्पेस वेंटिलेशन VD इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय partial pressure of carbon dioxide in alveoli minus partial pressure of carbon dioxide in inspired air divided by partial pressure of carbon dioxide in alveoli। So इसका मैंने आप लोगों को पहले निमोनिक बताया था, पापी पा कुटो, सही है। चलो मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। सो VD इज इक्वल टू VT मल्टीप्लाई किससे करना है? पाको 2 माइनस पीको 2 डिवाइडेड बाय पाको 2। पाको 2 मतलब PaCO2। पाको 2 माइनस पीको 2 डिवाइडेड बाय पाको 2, सही है। पाको 2 फिर पी को 2 डिवाइडेड बाय पाको 2। आप अपना जो पेज देख लें, उसमें उन्होंने फार्मूला जो है वो 11 वाले जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है डेड स्पेस का, VD ओवर VT पाको 2 माइनस पीको 2 डिवाइडेड बाय पाको 2। आसान हो जाएगा, वरना इसको रटते रहें फिर बैठ के, सही है। पाको 2 माइनस पीको 2 डिवाइडेड बाय पाको 2, ठीक है, डन सर। अब जनाब ये देख लिया एल्व्यूलर वेंटिलेशन VA इज इक्वल टू VT माइनस VD, सही है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ्स पर मिनट, सही है। ये टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू ब्रेथ्स पर मिनट, तो वो एल्व्यूलर वेंटिलेशन आ गई है, वो कैलकुलेट कर ली है। अगले फार्मूले में भी इसी तरह एल्व्यूलर वेंटिलेशन की कैलकुलेशन की हुई है। फिर उसने जो है वो ये VD और VT वाला फार्मूला लगाया हुआ है, पाको 2 पीको 2 वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। सो ये सारे आपके रेस्पिरेटरी वाली चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। कैलकुलेट द इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है।
सही है। सो इजेक्शन फ्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है। सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास नहीं है तो उसको आप स्ट्रोक वॉल्यूम को कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट से कैलकुलेट कर ले, फिर उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन वाले फार्मूले में पुट कर दे तो आपका जवाब आ जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर 132 है, डायस्टोलिक प्रेशर 66 है। ठीक है। व्हाट इज द मीन आर्टेरियल प्रेशर? तो मैप जो है उसको, ये बहुत ज़्यादा आता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसमें ना डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, इसी फार्मूले से आप करें तो बेहतर है। मैप का फार्मूला जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। ठीक है। पल्स प्रेशर कितना होता है? जितना सिस्टोलिक है उससे माइनस कर दो डायस्टोलिक को। सही है। तो इधर अगर 132 डिवाइडेड माइनस 66 है तो 66 जो है वो पल्स प्रेशर आ जाएगा। सही है। 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा? तो वो 22 हो जाएगा। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 66। तो 66 प्लस 22 इज इक्वल टू 88। डन। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो क्या होता है? एमएमआर, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स मल्टीप्लाई बाय 100,000। एमएमआर आ गया। ठीक है। एमएमआर आ जाता है। अब ये चीज़ें कुछ आसान थी, मैंने इसलिए ज़रा जल्दी की है कि हर चीज़ पे अगर हम टाइम लगाएंगे तो फिर तो होगी कैलकुलेशन। ऑलरेडी हमारा टाइम एंड हो चुका है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। सही है। स्टेडी स्टेट कब आती है? आफ्टर 4 to 5 हाफ लाइफ्स। ठीक है। तो जिस तरह इधर उसने दिया है इनिशियली लोडिंग डोज दो और फिर मेंटेनेंस डोज दो। इधर दिया है उसने हाफ लाइफ ऑफ डोपामिन इज 2 मिनट। तो कितनी के बाद उसकी जो है वो उसकी स्टेडी स्टेट आएगी? तो अगर 2 को 4 या 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बनता है? 8 to 10। तो 8 to 10 के दरमियान वाली वैल्यू जो है वो 9 है। सो 9 इज योर आंसर। ठीक है। HIV पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट वैल्यूज हैं जी 150। ठीक है। मतलब 999,020। तो सेंसिटिविटी कैलकुलेट करें। ठीक है। तो इसमें जनाब अब देखें, आपने ना एक वो टेबल बनाना होता है। ठीक है। आगे उसने एग्जांपल दे दी है डीवीटी वाली कि टेस्ट कंपेयर टू स्टैंडर्ड टेक्निक्स इज डन ऑन 1.00 पेशेंट्स फ्रॉम द बिलो वैल्यूज कैलकुलेट सेंसिटिविटी ऑफ द न्यू टेस्ट। तो इसमें आपने ना पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर डिजीज नॉन डिजीज। अब डीवीटी जिसमें प्रेजेंट है और पॉजिटिव आया टेस्ट वो 200 है। ठीक है। फिर आगे कितने हैं जी? डीवीटी एब्सेंट है लेकिन पॉजिटिव आया टेस्ट वो 100 है। फिर टेस्ट नेगेटिव है और डीवीटी प्रेजेंट है वो 20 है। और टेस्ट नेगेटिव है लेकिन डीवीटी एब्सेंट है वो 680 है। सो इसमें हम क्या करेंगे? जिसमें डिजीज भी है और टेस्ट भी पॉजिटिव है वो होती है ट्रू पॉजिटिव। जिसमें डिजीज है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है, सही है, सॉरी टेस्ट पॉजिटिव है और डिजीज नहीं है वो होते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। और वो होते हैं जिसमें टेस्ट नेगेटिव है और डिजीज प्रेजेंट है वो फॉल्स नेगेटिव है। और जिसमें टेस्ट भी नेगेटिव है और डिजीज भी नहीं है वो ट्रू नेगेटिव है। ये तो सिंपल सी बातें हैं ना जो आप अपनी कम्युनिटी मेडिसिन से अभी तक पढ़ते हैं। सो सेंसिटिविटी, बंदा सेंसिटिव कब होता है? जब उसको डिजीज हो। तो सेंसिटिविटी में आपने ये देखना है, ये, ठीक है, यानी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये वाला टेबल का हिस्सा, ये वाला जो टेबल मैंने बनवाया है ना उसका ये वाला हिस्सा देखना है सेंसिटिविटी में। ठीक है। ट्रू पॉजिटिव इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है। ये है सेंसिटिविटी। तो सर फिर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में क्या करेंगे? सही है। सो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में आपने ट्रू पॉजिटिव को ऊपर लेना है और डिवाइड कर देना है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। जबकि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में आपने क्या करना है कि ट्रू नेगेटिव को ऊपर लेना है और डिवाइड कर देना है ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। सो जो भी है, अगर आप पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू ऊपर डिवाइडेड बाय दोनों पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स पॉजिटिव, दोनों से डिवाइड कर देना है। अगर नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू लेनी है तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो ट्रू है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल जो नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव, वो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। सही है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इसमें आपने बस उसके वर्ड पे गौर करना है। सही है। फिर एक रिलेटिव रिस्क आता है, उसमें क्या करना होता है कि उसमें a ओवर a प्लस बी, c ओवर c प्लस डी। ठीक है। तो ये रिलेटिव रिस्क जो होता है वो आ जाता है।
ये जिस तरह उसने जो लो बर्थ वेट बेबीज और नॉर्मल बेबीज का एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक इसमें ऑड्स रेशियो का आता है, तो ऑड्स रेशियो में क्रॉस कर देना होता है, सही है, AD/BC, ठीक। हार्ट रेट डबल हो जाए एक्सरसाइज में तो कार्डियक साइकिल जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा? हेल्दी हार्ट रेट जो होता है वो 70 to 75 बीट्स पर मिनट होता है हर कार्डियक साइकिल में जो होता है। इट टेक्स अबाउट 0.8 सेकंड्स टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है। तो हार्ट रेट अगर डबल हो जाएगा तो कार्डियक साइकिल जो है वो हाफ टाइम में कंप्लीट होगा, 0.4 सेकंड। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 640 है, PCO2 34 है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0.8 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको कहा था कि अगर ये फार्मूला आया तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि शायद ये आता नहीं है, लेकिन ये भी आता है, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इन इंस्पायर्ड एयर, जब हम ऊपर कर रहे थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर में इतना होता है, एल्वियोलाई में इतना होता है। सो इसमें हमने याद रखना है कि जितना FiO2 होता है, FiO2 मैंने आपको पढ़ाया है क्या होता है। हाँ जी, FiO2 क्या होता है? फ्रैक्शनल क्वांटेंट ऑफ ऑक्सीजन, फ्रैक्शनल क्वांटेंट ऑफ ऑक्सीजन। 21% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो 0.21। सो FiO2 कितना है? 0.21। यू ऑलरेडी नो दैट, सही है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? मैंने नॉर्मल आपको बताया था कितना है, 760, लेकिन यहाँ पे उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे दी है 640, ठीक है, 640। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो भी उसने इधर काउंट कर लिया है जी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा, तो वो 47 होगा, 47 होगा, माइनस PCO2, ठीक है। ये जो 47 होता है ना PH2O, ये कांस्टेंट वैल्यू है वाटर की, ये याद रखनी है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। माइनस PCO2 डिवाइडेड बाय रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, ठीक है। तो PCO2 कितना है जी 34 और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना है 0.8, सो वो आ जाएगा 42। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? अराउंड 122 माइनस 42 इज इक्वल टू 80। नहीं 640 ही लेना है, जो उसने दिया हुआ है ना पेपर के अंदर वही लेना है, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, दिस इज रॉन्ग। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है वही लेना है, ठीक है। अगर पेशेंट ब्रीथ कर रहा है डीकम्प्रेस चैम्बर में और बैरोमेट्रिक प्रेशर 270 है, सही ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो कितनी होगी? नॉर्मल जो होता है ऑक्सीजन कंटेंट PO2 डिवाइडेड बाय ATM, नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ATM कितना होता है? 160। तो उसने क्या 1/3 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कितना हो जाएगा? 53, सही है। तो ऑक्सीजन कंटेंट कितना होगा? वो 53 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, वो आ जाएगा अराउंड 0.21 और 20%। ये भी उसी तरह ही कैलकुलेट किया है जो मैंने आपको जिस तरह कैलकुलेट करवाया। फिर जनाब टोटल बॉडी वाटर कितना है जी? हाउ मच ऑफ द फ्लूइड विल बी प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसमें आपने याद रखना है रूल ऑफ आई। सबसे पहले जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो होता है 60% ऑफ द बॉडी वेट, कितना होता है? 42 लीटर। उस 42 लीटर में से जो 28 लीटर होता है, सही है, वो होता है 28 लीटर जो होता है वो क्या होता है? ICF। और जो 14 लीटर होता है वो होता है ECF। उस ECF में भी ज़्यादा जो परसेंटेज है इंक्रीज परसेंटेज आई वाले की होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो कितना होगा? वो होगा 10.5, ठीक है। बाकी की कितना बचा? अराउंड 3.5, वो क्या होगा? प्लाज्मा, सही है। बस इतनी सी फॉर्म बात है कि 42 लीटर में से 28 लीटर ICF और 14 लीटर ECF। उस ECF में से 10.5 लीटर जो है वो इंटरस्टिशियल और 3.5 जो है वो प्लाज्मा। डन। अब कोई क्वेश्चन है? अब जो पूछना है, जिनको समझ आ गया वो क्लास लीव कर सकते हैं, जिन्होंने कोई क्वेश्चन करना है वो करें। अच्छा, अब जनाब सबसे फ्रीक्वेंट जो क्वेश्चन आप सारे लोग कर रहे थे, सर ये किस पेपर में आती है, किस में नहीं आती। भाई मैं पेपर नहीं बनाता, मुझे नहीं पता कि किस पेपर में आती है किस पेपर में नहीं आती, लेकिन आने का चांस होता है। तो अगर चांस होता है तो उसमें वैल्यूज भी यही दी होती हैं, ठीक है, उसमें वैल्यूज भी यही दी होती हैं। सिंपल आपने इन 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 फार्मूलाज को एक दो दफा करना है, सॉल्व करना है, आपको समझ आ जानी कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं।
कोई इसमें पैनिक होने की बात नहीं है, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है।